राइटिंग देख करके वीडियो अगर तुम छोड़ के चले जाओगे यहाँ से तो घाटा भाई तुम्हारा ही होगा। बेस्ट कंटेंट है, और बेस्ट कंटेंट मैंने अपने हैंड राइटिंग में ही लिखा है, तो ऑब्वियसली वो जो लिखा है मैंने वही तुम्हें प्रोड्यूस करूँगा तुम्हारे सामने। अब ऐसा है नहीं कि बैठ करके अब वापस से इसको टाइप करूँ, ये करूँ। जब ऑलरेडी है बेस्ट कंटेंट मेरे पास तो कहाँ टाइप करना, क्यों करना है, दिमाग क्यों लगाना। और आपको क्या करना है, आपको तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सीधे सीधे आप कंटेंट देखो, इसको बार बार वीडियोज़ को चलाओ 2x पे, 1.75x पे, जो भी स्पीड सूटेबल लगे, ख़त्म करो आपको तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए। एनीवेज मैं स्टार्ट करता हूँ। एक और टॉपिक है अपने पास, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, तो ये होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं राइट अवे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर किसी प्रकार का डिडक्शन बिना ऑथराइजेशन के, किसके, गवर्नमेंट के, या कोई ऑर्डर आया हो, नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो कोई डिडक्शन नहीं कर सकते बिना ऑथराइजेशन के। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये है, ये फैक्ट्रीज़ को एप्लीकेबल है, ये रेलवेज़ में एप्लीकेबल है, और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में भी एप्लीकेबल है, और पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, फैक्ट्रीज़, रेलवेज़, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एंड होल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होते क्या हैं, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ट्रैम, पहले ट्रैम सर्विसेज चलती थी ब्रिटिशर्स के टाइम में, अब तो खैर नहीं चलती। तो ट्रैम, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डॉक, ठीक है, प्लांटेशन, माइन, ऑयल और फील्ड, ये सारे मिला के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं। तो ऊपर में हमने देखा था यहाँ पे कि ये फैक्ट्रीज़ में लगता है, रेलवेज़ में लगता है, और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में लगता है। ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है, यही है ट्रैम, एयर ट्रांसपोर्ट, डॉक, प्लांटेशन, माइन, ऑयल फील्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे इस एक्ट को, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को, तो वो वो अपने इंटेंशंस को ऐसे जाहिर करेगी, और आफ्टर शोइंग इंटेंट उसके 3 महीने बाद वो इनैक्ट कर देगी इसको। ठीक है, जिस मर्जी इंस्टीट्यूशन, जिस मर्जी फैक्ट्री पे वो चाहे, है ना, वो कर सकती है, अनलेस कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिबार्ड समथिंग लाइक दैट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदरवाइज़ नहीं बोला हो कि नहीं आप इस पर नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकती। और अदरवाइज़ वो 3 महीने के इंटेंशन अपना इंटेंट बता सकती है, उसके 3 महीने बाद वो उसको किसी भी कि इस्टेब्लिशमेंट पे लगा सकती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया, है ना। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है। देखो, जो तनख्वाह होती है ना, जो वेज होती है, वो 24,000 से कम होनी चाहिए, नॉट इवन 24,000, है ना। 24,000 से कम, मैंने ऐसा नहीं बोला कि 24,000 या उससे कम, मैंने बोला 24,000 से कम। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे। या NSSO है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना भारत का, वो एवरी 5 ईयर्स में एक ऐसा वेज निकालता है, एक सर्टन वेज निकालता है। बोलेगा नहीं यार 18,000, तो फिर उस केस में फिर वो 18,000 बन जाता है। तो 18,000 से कम पे ये लगेगा, समझ रहे हो ना। या तो ये फिगर है 24,000 का, या तो ये कुछ अपने सर्वे में जो भी दे दे NSSO, उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है हमने पढ़ ही लिया। वेजेस कहाँ पे डिफाइंड है, देखो यार, ये वेजेस सेक्शन 2 GGRR। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो कुछ सवाल पूछते नहीं है, बट मैंने क्योंकि अगर कवरेज देनी थी तो मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया। तो 2 GGRR, सेक्शन 2 GGRR किसके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के में वेजेस को डिफाइन करा गया है। ठीक है, तो वेजेस में क्या क्या आता है, ये देखो, ये बॉक्स में, येलो बॉक्स में मैंने कर दिया कवर। अवार्ड आता है ना, अवार्ड आता है, सेटलमेंट आता है, बोनस आता है, ओवर टाइम आता है, लीव अपॉन टर्मिनेशन। देखना, समझना क्या अवार्ड क्या होता है और सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट तो मतलब कंसिलिएशन प्रोसेस से एक सहमति पे अग्री होगी दोनों पार्टी, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे अग्री कर जाते हैं कि चलो भाई इतना मैं पैसा देता हूँ तुम्हें, इतने पे सेटल करते हैं, ख़त्म करते हैं बात, तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं। इसमें कोई इसमें कोई एडजुडिकेशन या फिर कुछ ट्राइब्यूनल, नेशनल लेबर ट्राइब्यूनल वगैरह में कहीं नहीं जाते अपन। ठीक है,
कॉन्सिलिएशन ऑफिसर बैठा, दो पार्टी को बिठाया, बोला भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, हाँ चल चल इतने पे सेटल करते हैं, इतना दे के ख़त्म करते हैं, ये तो होता है सेटलमेंट। ठीक है, एक तरह से अग्रीमेंट होता है, एक जेंटलमैन जेस्चर होता है। अवार्ड ऑन द अदर हैंड एक डिक्री होती है ना, जैसे लेबर ट्राइब्यूनल की डिक्री हो सकती है वो, कि बोले कि भाई तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, और ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर से आगे निकल चुकी होती है ये बात, तो ये कोर्ट इस पर अपना डिसीजन देती है, उसके हिसाब से अवार्ड दिया जाता है कि भाई इतना देना ही है इसको। ठीक है, सिमिलरली बोनस होते हैं, बोनस का तो खैर क्या ही बताना, बोनस तो आपको पता ही है, मिलता रहता है। ओवर टाइम का भी क्या बताऊँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये दोनों। ठीक है, लीव, अब लीव पे हो तो उसके दौरान भी कुछ पैसे मिलते हैं आपको, है ना। लीव पे हो तो पूरा पैसा कटता नहीं है, लीव पे हो तो आप लीव अप्लाई करके जाते हो, या फिर आप आते हो तो अप्लाई करते हो तो उसका पैसा मिलता है आपको, और टर्मिनेशन के टाइम पे भी कुछ पैसा आपको दिया जाता है, जो भी आपके पेंडिंग रह रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो पैसे आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे वेजेस के अंदर आते हैं, लेकिन वेजेस के अंदर क्या नहीं आते, कुछ चीज़ें वेजेस के अंदर नहीं भी आते। तो अपन देखते हैं कि वेजेस के अंदर क्या चीज़ें नहीं आती हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा वेज के अंदर, ये तो डिडक्शन, ठीक है, ये तो लगना ही है। और पीएफ कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर ने किया है आपके लिए तो उस पर इंटरेस्ट भी बन रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं आता वेजेस के अंदर। ठीक है, ग्रेचुटी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, हमने पढ़ा है, लेक्चर हमने कवर किया है, आपने अगर देखा होगा पहले, तो नहीं देखा हो जाके देख लेना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, है ना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972 हमने कवर कर रखा है ऑलरेडी। और सम फॉर स्पेशल एक्सपेंस, अब भाई कहीं किसी स्पेशल जगह पे गया, कोई अलग सी लोकेशन थी, तो वहाँ पे सस्टेन करने के लिए कुछ उसको स्पेशल एक्सपेंस दे दिया गया, तो वो भी वेजेस में नहीं आता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इस वेजेस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे तय की जाती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की आ जाती है। मैनेजर के अंदर कोई काम कर रहा है, उसके स्टाफ काम कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर पे मानी जाती है। और रेलवेज़ में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो रेलवेज़ की एडमिनिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति को असाइन कर देगा काम, ये कि भाई तुझे वेजेस देखना है, तो वो जो व्यक्ति असाइंड है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वेज को देखने के लिए कि भाई दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है ना। या फिर पर्सन जो सुपरवाइज़ करता है किसी और इंडस्ट्री में, लेट्स से कि कोई आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक सुपरवाइजरी पोजीशन पे कोई बंदा है ना, उसको सुपरवाइज करने का दिया हुआ है, तो उसको अथॉरिटी होती है भाई, हाँ वही उसी को चेक करना होता है। जैसे एचआर वगैरह हो गए, उनको चेक करना होता है कि भाई जा रहा है नहीं जा रहा है वेजेस वगैरह। ठीक है, सेक्शन 3 के इस एक्ट के सेक्शन 3 में अपन फिक्स किया गया है वेज पीरियड क्या होता है। वेज पीरियड मतलब कितने टाइम बाद वेज मिलना चाहिए। तो कितने टाइम बाद मिलना चाहिए, देखो यहाँ पे नीचे क्लियरली दिया है, या तो डेली दे दो भाई, है ना, या तो वीकली दे दो, या तो फोर्टनाइटली दे दो, मतलब 14 दिन में, है ना, 2 वीक ले सकते हो आप, कह सकते हो, या मंथली दे दो। मंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, इससे मंथली से एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप क्वार्टरली दे रहे हो, या हाफ ईयरली दे रहे हो, या एनुअली दे रहे हो, नहीं, या तो डेली दे दे भाई, या तो वीकली, या तो फोर्टनाइटली यानी 14 दिन पे दे दे, या तो मंथली दे दे। ठीक है, अब देखो डेट्स भी हैं डिसाइडेड इसमें कब देना है। तो अगर पोर्ट्स है, माइंस है, वॉर्फ, जेटी, मतलब ये देखो ये शिप, जहाँ पे शिप की डॉकिंग अनलोडिंग, वॉर्फ क्या होता है, जहाँ पे शिप को लगा करके अनलोडिंग या लोडिंग किया जाता है। ठीक है, वैसे ही जेटी होता है जहाँ बोट वोट खड़े करते हैं अपन, है ना। तो ये जेटी और वॉर्फ एक जैसा ही है, शिप और बोट का है बस फर्क। तो पोर्ट्स, माइंस, वॉर्फ, जेटी और रेलवेज, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो मान लो कि ये मई चल रहा है, 10 मई है, 31 में हो गया, ठीक है, महीना ख़त्म, तो जो जून है ना, जून की 7 तारीख तक पगार मिल जानी चाहिए। ठीक है, समझ गए। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है या रेलवे भी है, लेकिन 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस केस में भाई 10 तारीख को भी चलेगा, मतलब 7 जून को देने वाले थे ना पिछले केस में, तो यहाँ आप 10 जून तक भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट या तो आप कॉइन या करेंसी के थ्रू करो,
या चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र करो। लेकिन गवर्नमेंट कई दफ़ा क्या इंस्ट्रक्ट कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रक्ट कर देती है कि नहीं भाई ये कॉइन और ये करेंसी के थ्रू तो नहीं कर, तो बस चेक और बैंक ट्रांसफ़र ही कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट खाते में जमा करवा दो या तो चेक दे करके नक्की करो मामला, ठीक है। डिडक्शंस देखते हैं, डिडक्शन का क्या सीन है। तो डिडक्शन कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिडक्शन एक्चुअली में होते कौन कौन से हैं। भाई कोई फ़ाइन है जो एम्प्लॉय पे लगाया गया है, वो नहीं आ रहा है ड्यूटी पे, एब्सेंस है ना, कुछ उसने लॉस करा है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉपर्टी वगैरह का, सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, रेलवे का कुछ, रेलवे में काम करते हो तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपने लॉस कर दी। पीएफ डिडक्शन है ना, पीएफ डिडक्शन हो गया। हाउस एकोमोडेशन दिया गया उसका डिडक्शन हो गया। लोन आपने लिया उसकी रिकवरी की जाती है। कोर्ट से ऑर्डर आया है उसकी वजह से भी हो सकता है। इनकम टैक्स जो आपका डिडक्ट होता है वो, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है और यूनियन फीस होती है, ये सब डिडक्शंस हैं आपके, ठीक है, इसको डिडक्शंस माना गया है ना। यूनियन फीस मतलब किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, है ना, ऑफिसर्स यूनियन है कुछ भी, तो उसकी एक फ़ीस होती है ना, जो भी लगती हो 200-300 रुपये वट एवर। इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रही है आपकी तरफ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी डिडक्शन हो गया। सिमिलरली कोर्ट ऑर्डर हो गया, लोन लिया है तो रिकवरी, हाउस एकोमोडेशन आपने लिया है अगर सरकारी आवास वगैरह तो उसका एक अलग डिडक्शन होता है, वो पीएफ डिडक्शन होता है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, आपने अगर कुछ प्रॉपर्टी का हार्म किया है तो वो आप नहीं आ रहे हो और कोई अलग फ़ाइन लगाए तो। और क्या नहीं होता डिडक्शन, तो डिडक्शंस में ये नहीं होता। इंसेंटिव, यार क्या होता है कि इंसेंटिव क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है, ठीक है। इंसेंटिव आपके परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। तो कई बार आप क्या सुस्त हो जाते हो, मतलब आप है ना लेज़ी हो जाते हो, तो जब आप लेज़ी होगे तो एफिशिएंसी आपकी डिप करेगी, ठीक है। एफिशिएंसी डिप करेगी ना, तो आपका वो आउटपुट नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा आपका, वो आउटपुट नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल काम पूरा नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड जो इंसेंटिव मिलनी थी ना वो डिनाई कर देगा सामने वाला जो भी एम्प्लॉयर होगा, तो उसको डिडक्शन नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। वो तो आपकी मतलब आपके परफॉर्मेंस से लिंक थी ना चीज़, तो वो डिडक्शन नहीं है, वो एक अलग कंपोनेंट होता है। वो इंसेंटिव का कंपोनेंट अलग होता है, उसको हम लोग डिडक्शन में नहीं कंसिडर करते, ठीक है। तो इंसेंटिव पता चल गया कि डिडक्शन नहीं होता है। डिमोशन, अगर भाई आपको मतलब आपको प्रमोट, आप जिस पोजीशन पे हो या तो आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ हो सकती हैं, या तो आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं या तो आपको डिमोट ही कर दिया है ना, मतलब नीचे ढकेल दिया पोस्ट से। ये दोनों केस जो है, ये दोनों केस में से कोई सा भी केस डिडक्शन का कारण नहीं बनता है, ये डिडक्शन में कंसिडर नहीं होता है। आपकी इंक्रीमेंट को रोक दिया गया है, भाई साल साल भर में इंक्रीमेंट लगती है एक, है ना। आप किसी भी, अगर आपको एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंक्रीमेंट होती है ईयरली, तो इंक्रीमेंट भी अगर वो उस पर भी रोक लगा दिया गया है कुछ कारण से आपके, या तो आप लाइक चार्ज शीटेड हो या कुछ भी हो सकता है, तो एक तरह से वो उसको डिडक्शन नहीं कह सकते आप, ठीक है। फाइन्स की हम बात कर रहे थे, तो फाइन्स का फंडा ये है कि फाइन्स 3% से कम ही होना चाहिए, ठीक है। 3% से ज़्यादा तनख्वाह के आप फ़ाइन नहीं ले सकते, और इस फ़ाइन की रिकवरी जब फ़ाइन लगाया गया उसके 60 दिन तक हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो फ़ाइन कलेक्ट होता है ना, इसको कहाँ डालती है ऑर्गेनाइजेशन, एक फ़ंड होता है, एक फ़ंड होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन, एक फ़ंड होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन फंड। क्या कहते हैं, COMMON, कॉमन, FUND, कॉमन फंड। यहाँ पे भी लिखा है वैसे, ये देखो, है ना, दिखा देता हूँ आपको हटा करके, ठीक है, दिखा, ये रहा कॉमन फंड। तो कॉमन फंड में जो पैसा डाला जाता है वो फाइन से जो इकट्ठा होता है वो कॉमन फंड में डालते हैं, और वो जो पैसा होता है एम्प्लॉयज़ के ही हित के लिए यूज़ किया जाता है, उनके फ़ायदे के लिए ही यूज़ होता है। तो फ़ाइन का पैसा इधर उधर नहीं जाता है, कॉमन फंड में ही जाता है। अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम एक कैपिटल की जगह एक कैपिटल फंड वाला अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट में, और कैपिटल फंड में जो भी चीज़ जाता है वो लोगों की भलाई के लिए होता है, ठीक है। वो हम किसी दिन लगाया नहीं होता ना, वो तो इधर उधर से आती रहती है फीस तो कैपिटल फंड जैसा ही कॉमन फंड है जो एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए यूज़ होता है, समझ गए आप। अगर 15 साल से कोई नीचे का है एम्प्लॉई,
तो उसका कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो चाइल्ड है यार, है ना। 15 साल से नीचे का जो भी होता है एम्प्लॉय, उसको चाइल्ड कहते हैं। आप ध्यान होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। 15 साल से नीचे वाले को चाइल्ड बोलते हैं, और 15 से अगर ऊपर हो जाता है और 18 नहीं हुआ होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट, ठीक है। 15 से 18 वाले को, ठीक है, मतलब 15 साल का तो हो गया लेकिन 18 साल का नहीं हुआ तो एडोलेसेंट हो गया। और एक यंग पर्सन आता है, यंग पर्सन, तो यंग पर्सन दोनों हो सकता है, मतलब 18 नहीं होना चाहिए, तो चाइल्ड भी हो सकता है, यंग पर्सन। भाई 15 से नीचे वाले भी तो 18 नहीं हुए होते, और 15 के बाद वाले जो 18 नहीं हुए होते वो भी नहीं हुए होते, समझ रहे हो। तो बेसिकली उसमें एडोलेसेंट भी आ जाएगा और चाइल्ड भी आ जाएगा। एब्सेंस के केस में जो डिडक्शन होता है ना, मान लो आप दिन का आप 2000 रुपये कमाते हो, मान के चलो, तो दिन का 2000 ही डिडक्ट हो सकता है एब्सेंस के केस में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता डिडक्ट 2000 से, ठीक है। अब जो भी डिडक्शन हुआ, जो भी फाइन वाइन हुआ ना, इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, जो, और इस रिकॉर्ड को 3 साल तक मिनिमम उसको बना के रखना होता है। कभी फ्यूचर रेफरेंस आ गया, कुछ लीगल मैटर आ गया, तो उसके लिए कोई भी मैटर हो सकता है, उसके लिए एक रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना होता है 3 साल तक। भाई लीगल मैटर आ गया, कुछ किसी ने बोल दिया भाई कहाँ काटा, क्या काटा, दिखा मेरे को एक बार, क्यों काटा, है ना, क्या मतलब कि कहाँ नोट किया तुमने, काटा या नहीं काटा, हम कैसे मान लें, उन सब चीज़ों के लिए। और इस एक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से। और डिडक्शंस जो होते हैं ना, डिडक्शंस 1000 से 7500 के बीच ही हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस वेरियस मिस्टेक्स कमिटेड, राइट। तो उसके हिसाब से 1000 से 7500 ही हो सकते हैं। तो दैट इज़ इट। ये पूरा का पूरा एक्ट थरली कवर हो गया है। इस वीडियो को रिवाइज़ करते रहना, बार बार देखना, 2x पे देख लो चाहे से, तो 2 बार देखने के बाद वैसे भी 1.75 या 2x पे देख सकते हो। ऑल राइट देन।